इंश्योरेंस बिल पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री, कहा देश में ही रहेगा प्रीमियम का पैसा। बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई को राज्यसभा की मंजूरी। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी को एक और झटका। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी बीजेपी में होंगे शामिल। शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर। और देश भर में कोरोना का कहर जारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 25,833 नए केस, 58 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में भी बढ़ रहे केस। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,387 नए केस आए सामने। 32 लोगों की गई जान। लगातार मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। जीएनसीटी डीडी बिल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का साथ मिला है। आपको बता दें, सीएम ममता बनर्जी ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर इस बिल पर केजरीवाल का समर्थन किया है। ममता दीदी ने यहां बिल को लोकतंत्र विरोधी बताया है और इस बिल को संघीय ढांचे पर मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। अब यहाँ गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच इस बिल को लेकर जबरदस्त संघर्ष चल रहा है और केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर इस बिल के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली की सरकार चलाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद दिल्ली में सरकार को कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और यहाँ हर काम दिल्ली सरकार को पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में चुनी हुई सरकार की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के कामकाज सरलता के साथ हो। इसी नीयत के साथ ये विधेयक लाया गया है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष के 6 विधेयक पारित किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस की ओर से संपत्ति क्षति वसूली विधेयक है। और इस बीच इस विधेयक को गृह मंत्री अनिल विज ने पेश किया और इसके बारे में सदन को बताने खड़े हुए तो कांग्रेस की ओर से इसका जमकर विरोध करते हुए सदन में स्पीकर की चेयर के सामने वेल में जाकर तानाशाही नहीं चलेगी और कहा कि नारेबाजी की नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। और यहां सदन में 3 कृषि कानूनों, किसानों के धरने प्रदर्शन, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जैसे विषयों पर सदन में लंबी चर्चा चली। इस तरह से आज एक बिल जो है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस ऑर्डर बिल 2021 को पास करने का जिस प्रकार से काम किया, ये हरियाणा में प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का काम किया है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के भी मुताबिक नहीं है। मैंने वहाँ कहा कि इस बिल को वापस ले और इस बगैर सोचे समझे जो बिल पास किया करें। में मतलब आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन देखेंगे तो उसमें लफ्ज जो है इन्होंने इस्तेमाल किया डिटरेंट। भैया डिटरेंट का मतलब इवन डराने के लिए भी इट इज टू वेग वर्ड, मतलब एक किस्म से लोगों को डर के माहौल में बनाने का इन्होंने प्रयास किया है, जबकि कानून है। कोई अगर ऑफेंडर है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करता है, वह कानून है तो उसमें भाषा बोलते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन के द्वारा हरियाणा के किसी किसान ने एक सुई का भी नुकसान नहीं किया, फिर मुकदमे क्यों किए, क्यों नहीं मुकदमे वापस लेते? इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। आम आदमी पार्टी की ओर से गुरुवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में होने वाले आगामी जिला पंचायत के चुनावों को लेकर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि विभिन्न दलों के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, जिससे पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलेगी।
उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का परिवार, आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अपना दल से प्रदेश के तमाम पदाधिकारी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं एक एक करके उनका परिचय कराऊंगा। श्री विक्रम सिंह पटेल जी हैं और विक्रम पटेल जी निजी सहायक रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी के, जब वो स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। हमारे साथ श्री बृजलाल लोधी जी हैं जो कल्याण सिंह जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के, और बुंदेलखंड के अपना दल के संगठन प्रभारी प्रदेश के हैं। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन चल रहा है। वहीं आंदोलन में आने वाले किसानों को दूध की कमी न हो, इसके लिए किसान टिकरी बॉर्डर के आंदोलन में अब मुर्रा नस्ल की भैंस खरीद कर लाए हैं। बता दें आपको कि बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 बाईपास के साथ लगते पार्क में बंधी भैंस लुधियाना के पिंड मनुके संधू के किसान लाए हैं। और इस बीच किसानों ने यह भैंस जींद के पशु व्यापारी बलजीत सिंह से खरीदी है। तो यहाँ ये भी बता दें कि भैंस और उसकी कटड़ी का महिला किसानों ने मंगल गीत गाकर और गुड़ चना और रोटी खिलाकर स्वागत किया है। वहीं मनुके संधू ने बताया कि पूर्व सरपंच बलदेव सिंह संधू और साधु सिंह पूर्व सरपंच और ब्लॉक समिति के पूर्व सदस्य नवतेज सिंह ने बताया कि आंदोलन स्थल पर शुरू में दूध काफी मिल जाता था, लेकिन 26 जनवरी के बाद से दूध की सप्लाई यहां काफी ज्यादा कम हो गई है। ऐसे में उन्हें भैंस लाना बेहतर समझा। अब आंदोलन कर रहे साथियों को दूध की कमी नहीं खिलेगी। और इस बीच किसानों ने बताया कि उनके पिंड मनुके संधू गांव के 18 से 20 आदमी हर रोज आंदोलन में रहते हैं। ऐसे में रोजाना बाजार से 1000 रुपए तक का दूध खरीदना पड़ रहा था। फिर भी कई बार दूध की कमी हो जाती थी और यहाँ हर रोज करीब 16 लीटर दूध देने वाली इस भैंस की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु ने किसानों को विश्वास दिलाते हुए आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदने के प्रतिबद्ध है। और साथ ही उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाते हुए ये भी कहा कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का सख्ती से मुकाबला कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कैप्टन सरकार साल 2017 में सत्ता में आई तब एसईडी बीजेपी सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग को 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अवधि के दौरान भी किसानों की सफलता की पूर्वक खरीदी की गई थी और यहां फसल की सफलतापूर्वक खरीदी के बाद कर्मचारियों और मजदूरों का समय पर पैसा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब सरकार ने सबसे पहले ऑनलाइन ईपोज मशीन के माध्यम से राशन की आपूर्ति शुरू की ताकि पात्र उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यहां विधानसभा में कर्ज की सीमा को 3 से बढ़ाकर 5% करने का विरोध किया गया। सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर यहां विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है। इस बीच सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष को खासा नोकझोंक होती रही। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हिमाचल को कर्ज में झोंक रही है और यह हिमाचल की जनता से न्याय नहीं है। वहीं विपक्ष ने इसे काले कानून की संज्ञा देकर कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। अरे भाई कानून बना दिया, अरे भाई कानून बना दिया तो ये पिछले सालों में भी क्या हो रहा है, इस साल में क्या है, इस साल भी लिमिट तो टूट गई है, अगले साल लिमिट टूटने का बिल्कुल साफ है। और इन्होंने अपने बजट डॉक्यूमेंट में लिख दिया है कि केंद्र ने हमें कह दिया है कि आप कोरोना के टाइम में भी जो आपके खर्चे होंगे वो आप जो है इस तरीके से कर्जों के माध्यम से पूरा कर लो, हम नहीं दे सकते। एक भारत की सरकार जो है एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी असफलताओं की एक बहुत बड़ी कहानी है और आज ये जो है हाशश मैनर में जो है ये कानून पास कर रहे हैं। और तो कहा जा रहा है सर एफआरबीएम में जो है इन्हें जो है अधिकार है और आप नहीं, अधिकार तो इस असेंबली में बहुमत से कोई भी मोहर लगा लेंगे, वो तो अधिकार है। लेकिन सरकार ये जो है कस्टोडियन है हिमाचल के, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो सरकार सत्ता में आती है उसको सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना है कि हिमाचल प्रदेश के जो है आने वाली पुश्तें जो है वो ठीक रहे।
वहीं बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार गुरुवार को अयोध्या विजिट करने पहुंचे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके फैंस के साथ इस बारे में खबर साझा की है। उन्होंने रामलला की पूजा के दौरान वहां रखे फिल्म के एक लैब की तस्वीरें शेयर की है। यहाँ बता दें आपको कि अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु पर काम कर रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में अक्षय कुमार ने लिखा कि आज श्री अयोध्या जी में फिल्म राम सेतु के शुभारंभ पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और बस हमें मौका मिला उधर जाके दर्शन करने का, ब्लेसिंग लेने का। बहुत ही हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई है जी। किस तरह की चर्चा रही, कैसी रही मुलाकात? बढ़िया रही। कोई भी यहाँ कुछ चाहिए हो, कोई चीज़ की सहायता हो, उन्होंने कहा कि उनका पूरा आदेश है। और वैसे भी मैं इधर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग कर चुका हूँ, हमें कभी भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी दो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। और यहां मुठभेड़ उस वक्त हुई जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार को रोका। पुलिस को देखकर कार में बैठे बदमाश तुरंत भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो यहाँ पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाश पर फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। वहीं घायल हुए बदमाश की पहचान विकास के रूप में हुई, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। वहीं बता दें आपको कि पूछताछ में सामने आया कि ये बदमाश शेयरिंग कैब के नाम पर सवारियों को गाड़ी में बिठाता था और मौका पार कर उन्हें लूट लिया करता था। लूट और डकैती की कई वारदातों में दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस को इनकी तलाश थी, जिसके बाद पुलिस ने आज इन्हें चेकिंग के दौरान धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों से अब अन्य फरार साथियों की भी पूछताछ लगातार जारी है। की तरफ इनकी घेराबंदी की गई और इन लोगों में से तीनों बाहर निकल के पुलिस के ऊपर अटैक करने लगे। उसी दौरान इसमें पुलिस के बचाव में एक व्यक्ति उसमें से घायल हुआ और दो वहाँ से, चूँकि काफ़ी कैनाल वगैरह है तो इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से फरार हो गए और उनके लिए हम लोग कॉम्बिंग भी करा रहे हैं। अभी आसपास के एरियाज़ में हमारी टीमें लगी हुई हैं, पूरे जनपद में चेकिंग करा रहे हैं। और जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम विकास है और ये खोड़ा में रहता है। और ये बताया कि जो दो लोग हैं वो भी इसी के गैंग के मेंबर हैं और ये लोग इसी काम के लिए यहाँ पे आ रहे थे और ये सवारियों को संभवतः बैठा करके और लूटपाट करने वाले थे। पहले भी इनके द्वारा इस तरह की कई वारदात की गई है। ये थाना फेज 2 से और 39 से वंचित भी चल रहे हैं। इनके ऊपर सेंट्रल जोन। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच सभी राज्यों की सरकारें अपने स्तर पर कोरोना को काबू करने के प्रयास कर रही है। सुनिए यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। चिंतनीय विषय है, गंभीर विषय है, सरकार को इसके इंतजाम करने चाहिए। पिछले समयों में कोविड का जो टीकाकरण इंजेक्शन लगना था उसको बृहद पैमाने पर और जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो भारत लगातार कोविड के वैक्सीन को दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, उसे रोककर भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के जीवन के लिए उपयोग करना चाहिए। हॉस्पिटलों में उचित प्रबंध, वेंटिलेटर और भी जो जरूरत की चीजें हैं उसकी पूरी मुकम्मल व्यवस्था सरकार तत्काल उपलब्ध कराए। देखिए, देश के सामने ये एक संकट का विषय है और चिंता करना सभी वर्ग के लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही, और खासकर जो जिम्मेवार लोग हैं, जो पदों पर बैठे हैं, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को तत्काल फौरी कार्रवाई करते हुए सभी, खासकर मुख्यमंत्री जी लोगों को अपने अपने प्रदेशों में उचित प्रबंध की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता कर सांसद समरूप शर्मा की मौत पर संदेह जताते हुए कहा कि इसकी जांच CBI से करवाने की मांग है। उन्होंने ये कहा कि एक सांसद की संदिग्ध हालत में मौत होना कई गंभीर सवाल पैदा करती है और प्रदेश के लोगों को इन सवालों का जवाब मिलना ही चाहिए। यहाँ राठौर ने बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि उनकी मौत की कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिससे कि सच बाहर आ सके। जिस संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी जो है मौत हुई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरी बार सांसद चुना गया, दिल्ली में और हिमाचल में उनकी सरकारें हैं और परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ऐसा कौन सा कारण बना कि उनकी इस तरह से उनको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बयान भी सुने हैं, पढ़े भी हैं। शांता कुमार जी ने कहा कि मुझसे भी उनकी एक दिन पूर्व बड़ी लंबी बात हुई। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि जब दिल्ली मिले तो वो पूरे सक्रिय थे, तो अचानक एकदम से ऐसे के हालात बने कि उनको जो है मौत को गले लगाना पड़ा। ये सारे ऐसे विषय जिसमें गहन जांच की ज़रूरत है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं पर मुकदमों को लेकर सियासत जारी है। अब वहीं इस मामले में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुर्सी सदा नहीं रहती है, जब वो कुर्सी से उतरेंगे तो उन्हें पता चलेगा। कांग्रेस नेताओं पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसमें क्या कहना है? इसकी मैं निंदा करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी को इतना बता देता हूँ कि जो कुछ आज वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है और ये ना समझें कि कोई कुर्सी उनकी परमानेंट है। जिस दिन उतरेंगे तब पता पड़ेगा कि क्या हालात होते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बीजेपी से या नरोत्तम मिश्रा से डरती है तो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही है? क्या मैं खुलकर नहीं कर रहा हूँ? क्या आप कहीं लेकिन जिला स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। जिला स्तर पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे और खूब जबरदस्त विरोध करेंगे गृह मंत्री। उधर श्रीनगर के निशात में CRPF द्वारा ग्रामीणों की सुविधा के लिए 1 दिवसीय निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई और इस मेडिकल कैंप में स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के साथ ही स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला। और तो कैंप में सैकड़ों ग्रामीणों ने हेल्थ चेकअप के साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी हासिल की। जी बहुत अच्छा है और यहाँ पे मतलब जो दवाई है वो बहुत अच्छी से मिल रही है, बहुत अच्छी दवाई है। तो बाहर से जो उधर हम जहाँ पे भी जाते हैं कैंप दवाई लेने, तो वहाँ पे मतलब हमें 1000-2000 भरने पड़ते हैं। यहाँ तो मुफ्त में मिल रहा है। एक तो ऊपर से जो इलाज है वो भी मुफ्त हो रहा है। तो हम शुक्र अदा करते हैं CRPF वालों का और जो बड़े बड़े यहाँ पे आए हैं। और अब खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पूर्व सांसद के काफिले पर पथराव हुआ है। जनचौपाल में शामिल होने जा रहे तेजवीर सिंह के काफिले पर पथराव हुआ है और इस दौरान हाथों में किसान यूनियन का झंडा लेकर लोगों ने विरोध किया। बताया जा रहा है कि जब गांव में घुसने से रोकने पर पूर्व सांसद और पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की और वहीं आक्रोशित लोगों ने जाकर पथराव किया और नारेबाजी की। इस दौरान किसानों का कहना है कि जब सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती तो इसी तरह बीजेपी के विधायक और नेताओं को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। किसानों की आमदनी दूरी जा रही है। डीजल 100 करो, पेट्रोल 100 करो और बिजली के बिल 500 करो। बताओ किसानों कहाँ से पैसा दे? बताओ आलू करो। हम कुछ बीजेपी के नेता आपके गांव में आ रहे हैं,
तो उनको आप नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें बिनते कोई विरोध ना है, हमें तो विरोध खाली किसानों की आमदनी दूनी है, जो दूनी आमदनी है किसान मरेगा ना क्या करो बताओ। हमें कोई विरोध नहीं, हमें तो भैया किसान भूखों मर रहा है, जिन्हें 5 साल का पेंशन मिलती है, किसानों ना मिल रही, सिपाही बन गया तो 60 साल को पेंशन ना मिल रही, जिन्हें 5 साल बच्ची मिल रही है। बताओ, हमारा नाम अन्नदाता मतदाता जिन्होंने नाम सेवादाता चुना है, जाओ जवाब दे। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां किसान मजदूर संघर्ष के बैनर तले किसानों के पुलिस एसएसपी के ऑफिस के सामने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। और इस दौरान किसानों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान जिन किसानों ने प्रशासनिक अधिकारी के साथ किसी किस्म का सवाल जवाब किया था, उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। जिन किसानों ने पराली जलाई, उन पर भी केस दर्ज किए गए हैं, जिनको लेकर उन मामलों के केस को रद्द करवाने के लिए रोष प्रदर्शन किया जाए। जो कुछ भी है जी, ये सारा सियासीकरण ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੋਰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਮਸਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਆਈਦਾ ਆ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਤੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਤੱਕ ਆਈਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਤੌਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਾੜੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਤਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਐਸਐਸਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। उधर दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों पर सीएम केजरीवाल ने जनता से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पता करने के लिए ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने दिल्ली वासियों से कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल बारीकी से पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जो भी करने की जरूरत है हम वो सारे कदम उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना से बचाव के नियमों को सख्ती से लागू करने की बात कही है। और केंद्र सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके भी लगातार संपर्क में दिल्ली सरकार बनी हुई है, और उन सभी एक्सपर्ट्स से हम राय ले रहे हैं, और जो वो बता रहे हैं वो सारे कदम उठाए जा रहे हैं। चूँकि पिछले कुछ हफ्तों में केसेस कम हो गए थे, तो थोड़ा बहुत ढिलाई आ गई थी पूरे सिस्टम के अंदर। आज सख्त आदेश जारी कर दिए गए कि भाई जो हमारा ट्रैकिंग ट्रेसिंग आइसोलेशन वाला जो पूरा सिस्टम था उसको और सख्ती के साथ हमें लागू करना है, सर्विलेंस को सख्ती के साथ लागू करना है, और एनफोर्समेंट बहुत सख्त करना है। जो मास्क पहनने का और सोशल डिस्टेंसिंग का, ये सारी चीज़ें हमें अब सख्ती के साथ लागू करनी है। वहीं यूपी की अयोध्या पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल एक एनजीओ की सूचना पर कोतवाली नगर की पुलिस ने देवकाली क्षेत्र के सरस्वतीपुरम के एक मकान पर छापा मारा, जिसमें 5 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाई गई। तो यहां पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो बता दें आपको कि सीओ सदर आर.के. चतुर्वेदी ने मामले पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया है। ये भी बता दें कि काफी दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि शहर में कई जगहों पर सेक्स रैकेट सक्रिय हैं, और जिस पर कार्रवाई की गई। वहीं मामले पर सीओ सिटी पलाश बंसल ने बताया कि कमरे में 5 युवक और 4 युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में मिले हैं। एक एनजीओ है जिसका नाम फ्रीडम फर्म है, उसने जनपद में स्थित एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो थाना है वहाँ पे सूचना दी कि देवकाली क्षेत्र में जो कोतवाली नगर में पड़ता है वहाँ पे एक सरस्वतीपुरम मोहल्ले में देव व्यापार काफ़ी दिनों से चल रहा है। सूचना मिलने के उपरांत जो एएचटीयू थाने के प्रभारी हैं सीओ सदर साहब हैं, जिनका नाम है आर.के. चतुर्वेदी, उनके द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें एएचटीयू थाने की प्रभारी जो निशा शुक्ला हैं और कोतवाली नगर की टीम ने जहाँ पे सूचना मिली थी वहाँ पे दबिश की गई, और वहाँ से जो सूचना थी वो सत्य पाई गई। नियम अनुसार दबिश के दौरान हमें लड़के लड़की कुछ आपत्तिजनक स्थिति में मिले और आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद हुईं। इसके उपरांत 5 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कोतवाली नगर थाने में, और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर अंबाला से है, जहां जनसुई इलाके में ग्रामीणों और शिक्षकों ने मिलकर एक सरकारी स्कूल की कायापलट करके रख दी। इससे पहले स्कूल के खस्ता हाल होने के चलते अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कार्य कराते थे, लेकिन अब स्कूल का कायापलट हो चुका है। स्कूल की प्रिंसिपल मीना सबरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस काम में लाखों रुपए लगे, जिसमें उनके साथी टीचर्स का भी सहयोग रहा और इसी के साथ ग्रामीण भी कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में उनके साथ जुटे हुए हैं। बैठने की भी जगह नहीं थी, देखा जाए तो चेयर्स टेबल कुछ भी नहीं था ऐसा। हमने वहाँ से शुरुआत की, पहले लाइब्रेरी को किया मेंटेन, फिर उसके बाद हमारे काम को देख के गांव के जो हमारे मोजिज़ बंदे थे वो जुड़े हमारे साथ, और ऐसे जुड़े कि आज तक भी वो डेली यहाँ मौजूद रहते हैं उस काम को देखने के लिए। और फिर हमने अपनी तरफ से लगा के, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत मतलब डोनेट किया, गांव के जो हमारे मोजिज़ बंदे थे उन्होंने भी बहुत डोनेशन दी है। अब तक कितना खर्चा हो चुका है, किस तरह से अरेंज किया गया? अरेंज करना तो देखो बहुत मुश्किल ही था एक किस्म का। खुद मैंने अपनी तरफ से 7 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे स्टाफ मेंबर्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।